देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में नोट मेकिंग आई गेस कहाँ तक हमने सेक्शन 34 और 120 ए के बीच में डिफरेंस लिख लिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ठीक है। अब एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 107 एंड सेक्शन 120 ए। एक ही लाइन का डिफरेंस है इसका भी। फेयर इनफ। अच्छा, मैं जिन जिन बच्चों का नाम अभी लूंगा ना, वो स्टूडेंट्स बस यस सर कर देना, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट से यस सर। ओके। 34 और 149 को अपन जब 149 पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, 34 में भी अपन ने शॉर्ट में देखा था, हालांकि वो 149 के बाद देखा जाएगा। ठीक है। आई एम टेकिंग अ फ्यू नेम्स, प्लीज आप लोग बस यस सर बोलना और कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं आपसे, जस्ट से यस सर, नथिंग एल्स। ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्लास में आया है, ओके, तान्या, जस्ट से यस सर, ओके, नथिंग एल्स। तान्या, लुबना, रचना, शुभम, हर्षित, आर्या, नीलू, साक्ष्य, शिवांश, देवांशु, सुजीत, इनके अलावा फेयर इनफ, रोहित, सुनैना, एंड यस, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक। हाँ जी, बस आप लोग यस सर बोल दो, नथिंग एल्स। यस सर, जस्ट यू हैव टू से यस सर। कोई ऐसा जो रह गया जिसका मैंने नाम लिया हो बट यस सर ना बोला हो उन्होंने? एनीवन जो रह गए हो जिनका मैंने नाम लिया हो? मैं चेक कर लेता हूँ, निर्मला वैसे तो ऐड हो जाना चाहिए आपको। गाइस, एनीवन कोई रह गया है क्या? लेट मी सी। इतने कम लोग तो नहीं बोले थे मैंने। अच्छा, मी, ठीक है, नीलू सिंह वो है, ठीक है। और कोई? अरे यस सर बोलो, कुछ डांट नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, यस सर बोल दो बस, जस्ट से रैंडम यस। यस तो बोल सकते हो सर, हल्का। अरे भाई कोई क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू से यस सर, और जस्ट से यस। यस तो बोल सकते हो। सरप्राइज है क्या? देखो इनको, भाई सिर्फ यस, देखो सिर्फ यस बोलने को बोल रहा हूँ बेटे, कुछ नहीं होगा आपको जबरन। हाँ, अरे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ भाई। हाँ, ठीक है, मैं फिर से नाम ले लेता हूँ। तान्या, लुबना, प्रिया, कुसुम, आई गेस रचना भी थे, फिर श्रीविद्या थे, शुभम थे, अनुभूति थी, शायद हर्षित भी था, आर्या, देव, नीलू, एंड बाकी और सारे नाम थे। यस सर बोल दो जल्दी से, फटाफट यस सर बोल दो। ठीक सर, सीधी आंख पर तुम लोग यार अच्छे वाली, देखो जबरन जबरन। कोई है जो बच गया हो? एनीवन कोई बच गया हो? बच गया हो तो इनका नाम बता देना, ठीक है। आप लोगों ने सुन लिया ना, यस सर में अगर उनका नाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नाम बता देना यहाँ पे कि कौन बच गया, तो हाईलाइट भी हो जाएगा व्यक्ति। ठीक, चलिए हमारा, सोचो ना, किसी को मौका मिल रहा है वो व्यक्ति अपना यस सर ही बोलने में तैयार नहीं है। ठीक, चलो 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 लिख लो, मेक अ हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 107 and 128. Write this down. For an offense under section 120A, for an offense under section 120A, a mere agreement is enough. A mere agreement is enough if the agreement is to commit. If the agreement is to commit an offense. If the agreement is to commit an offense. Full stop. But for an offense under section 107. But for an offense under section 107, clause 2, an act or illegal omission must take place in pursuance of the conspiracy, and a mere agreement is not enough. In pursuance of the conspiracy, and a mere agreement is not enough. Good evening, Suchita. ठीक,
दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक, आगे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टार बना करके बस उनको लिख लीजिएगा। जस्ट राइट दिस डाउन। नहीं, साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन, नेवर। साइलेंस से इंस्टिगेशन नहीं होगा, साइलेंस विल नेवर अमाउंट टू इंस्टिगेशन, नहीं माना जाता। ठीक, अजय कह रहे हैं कि उन्होंने कोई क्वेरी भेजी है। ओके, लेट मी चेक दिस, चेक करके देख लेते हैं भाई, जूम इन हो जाएगा क्या? हो तो रहा है। सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, बेटा अभी 494 पे अपन पहुंचेगी नहीं, तो उसके पहले क्वेरी देखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है अजय, वी हैवंट रीच्ड सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी येट, वंस वी रीच देयर तब उसको अपन डील कर लेंगे। ठीक है, आई होप दैट वर्क्स विद यू, क्योंकि अदरवाइज अपना पूरा भी फ्लो रीच हो जाएगा। गुड इवनिंग इति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्रुप में डाला था क्या अजय ने? मैंने देखा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन, नहीं टेस्ट नहीं है भाई, कोई टेस्ट नहीं है, नॉर्मल अपन पढ़ रहे हैं अपन, डोंट वरी। ठीक, आगे कुछ स्टार बना करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए। सैंक्शन फॉर, स्टार बना के लिखिएगा, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 120B, अंडर सेक्शन 120B under section 120B is given when it is read along with section 196 subsection 1A and 2 of the state government or the district magistrate to launch prosecution in respect of a criminal conspiracy to commit an offence punishable with less than 2 years of imprisonment. To commit an offence punishable with less than 2 years of imprisonment. Launch prosecution in respect of a criminal conspiracy to commit an offence punishable with less than 2 years of imprisonment. तो अगर 2 साल से कम का मामला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है तो प्रीवियस सैंक्शन लगता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट का। दैट्स द सिंपलेस्ट पॉइंट। आगे स्टार बना के लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार, यहां पे हेडिंग बना लीजिए, केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजीव गांधी असैसिनेशन, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी एंड अदर्स, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी एंड अदर्स। गुड इवनिंग निहारिका, राइट दिस डाउन। वंस द, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट लिख लें, और ये इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स हैं एक्चुअली, सो इनको इंक्लूड करना जरूरी है आपकी नोट मेकिंग में। नंबर 1, once the object of conspiracy has been achieved, any subsequent act which may be unlawful, subsequent act है, conspiracy का पार्ट नहीं है, conspiracy hatch हो चुकी है, परफॉर्म हो चुकी है। So once the object of conspiracy has been achieved, any subsequent act which may be unlawful would not make the accused a part of the conspiracy like giving shelter to an absconded person,
यही क्वेश्चन कल ज्योति ने पूछा था कि भाई अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि शेल्टर दे रहा है, तो क्या उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाएंगे? देखो, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जानकारी उस व्यक्ति को शेल्टर के दौरान हो, हार्बरिंग के दौरान हो, तब तो आप उसे लायबल कर सकते हो क्योंकि वो एडिंग में आएगा। ठीक, मतलब उस व्यक्ति को पता है कि उसके प्रेमाइस में उसका जो टेनेंट है वो किसी प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज करने की प्लानिंग कर रहा है, उसके बावजूद वो कोई एक्शन ना ले, तो उसको कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माना जाएगा। जानकारी अगर उसको थी, उसको पता चल गया था, उसने वो चीज मान भी ली थी, उसको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है उल्टा, तब आप उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल करोगे। लेकिन मान लो कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई, ए एंड बी के बीच में, वो कॉन्स्पिरेसी उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दी, परफॉर्म कर दी, जो कॉन्स्पिरेसी थी वो हैच हो गई। ठीक, अब ए और बी जो है वो सी के घर में जाकर के क्या कर रहे हैं, शेल्टर लेते हैं। सी के घर में जाके कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद, कॉन्स्पिरेसी हुई, एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद जाके वो लोग शेल्टर लेते हैं सी के घर में। ठीक, एंड ओरिजिनली सी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ओरिजिनली सिर्फ ए और बी ही कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो क्या सी पे आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस बनाएंगे? क्या वो सही होगा? विल इट बी लॉफुल टू चार्ज सी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? ऑब्वियसली नॉट। भाई ये बंदा शेल्टर दे रहा है, दैट्स करेक्ट। ठीक, लेकिन ये एडिंग की कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, अगर सी को तब नॉलेज नहीं होती तो सी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अगर कॉन्स्पिरेसी के दौरान वो लोग सी के घर में होते तब सी हेल्प करता, तब वो एडिंग के लिए लायबल हो जाता। इस प्रकार चलता है। इफ एडिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज आउट ऑफ फियर और थ्रेट, तो इफ इट इज लेस देन डेथ तो फिर भैया कोई डिफेंस ही नहीं है। लेकिन अगर डेथ का है तो सेक्शन 94 का डिफेंस मिल जाएगा। शबाश, यस, पढ़ा है अपन ने ड्यूरेस के बारे में, बस वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इफ ही इवेंचुअली गेट्स टू नो, ठीक है, अगर उसे पता चल रहा है कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है, और वो अलाउ कर दे, जब वो आए तब इस बंदे को पता नहीं चला, बाद में पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, बाद में पता चल गया, अलाउ करता है, ही वुड बी हेल्ड लायबल, इसको लायबल किया जाएगा, दैट्स इट। बाद में वो एड कर रहा है लेकिन तब तक कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई ना बेटा, चालू। वही तो पॉइंट है कि ए और बी ने डिसाइड किया कि हम सी का मर्डर करेंगे, उन्होंने सी का डी का मर्डर करेंगे, उन्होंने डी का मर्डर कर दिया, दैट्स इट, फेयर इनफ। डी का उन्होंने मर्डर कर दिया, यस। अब आप जाओगे और किसी व्यक्ति से बोलोगे कि भैया हमें बचा लो, हमें छुपा लो, क्योंकि हम मर्डर करके आ चुके, ठीक, तो क्या वो व्यक्ति अबेटमेंट के लिए लायबल हो सकता है? वो एड कर रहा है, इज ही एडिंग और नॉट? कॉमन सेंस लगा के सोचो, वो व्यक्ति एड कर रहा है या नहीं कर रहा है? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगा के सोचो। है? भाई एड तो कर रहा है, अबे अरे एड तो कर रहा है चाचा, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा है। अरे बेटा देखो, इसमें कंफ्यूज होने का क्या रूल है? देखो देखो देखो, समझो, जस्ट अ सेकेंड, देखो इसको समझो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, समझ लो, आराम से समझो। देखो सिनेरियो नंबर 1, इस सिनेरियो में क्या है, ए और बी और सी, ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम मर्डर करेंगे, ठीक है। ए और बी ने डिसाइड किया कि हम लोग मर्डर करेंगे और उसके बाद जाके सी के घर में छुप जाएंगे, ठीक है। सी एड करेगा, हेल्प करेगा, बढ़िया। क्या यहाँ पे सी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, यस और नो? आर यू किडिंग मी? अबे तीनों साथ में डिसाइड कर रहे हैं, समझ गई थी ना लबोनी? हाँ, तीनों साथ में डिसाइड कर रहे हैं कि ए और बी मर्डर करके आएंगे और मेरे घर पे छुप जाएंगे, सिंपल। तो यस, ही इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सिनेरियो नंबर 2, वही तीनों लोग हैं, ए, बी और सी। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि हम मर्डर करेंगे, सी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ए और बी मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद सी के घर पे आ जाते हैं। क्या अब सी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल है? नो, वेरी गुड, ही इज नॉट लायबल, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। लेकिन अगर सी को ये पता चल जाए, मान लो उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कभी भी लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर सी को पता चल जाए कि ये लोग मर्डर करके आए हुए हैं, हाँ लावोनी, दैट्स द पॉइंट। अगर सी को पता चल जाए कि ये लोग मर्डर करके आए हुए हैं, उसके बाद भी सी इनको ना निकाले, तब तो एडिंग में आ जाएगा भाई साहब, 107 का क्लॉज 3, दैट्स इट, ये पॉइंट है। लेकिन यहां भी एडिंग के लिए लायबल है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल थोड़ी है। कॉन्स्पिरेसी तो मतलब शुरू में एग्रीमेंट में होना चाहिए था, आप ही नहीं, दैट्स इट। और कॉन्स्पिरेसी मर्डर करने की थी, मर्डर तो हो चुका है, बात खत्म, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक। C is liable for aiding, exactly. C is liable for aiding. C criminal conspiracy का जहां पे पार्ट होगा वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होगा। जहां पे C क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले ही बनी, पहले ही एग्जीक्यूट हो गई, बाद में जाकर के उसके घर पे आके लोग रहे, अब उसे नहीं पता है तो ही इज नॉट लायबल फॉर एनीथिंग। बट अगर उसे पता चल जाए कि ये लोग एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करके आए हैं, मतलब किसी का मर्डर करके आए हैं और तब बचा रहा है, तब तो ही वुड बी हेल्ड लायबल फॉर एडिंग, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हार्बर कर रहा है। ये पॉइंट है। हाँ, 1 वाले में उसी के लिए लायबल है, दैट्स इट, ठीक, ये पॉइंट है, दैट्स ऑल।
ये अबेटमेंट के थ्रू डायरेक्ट लायबल हो जाएगा प्रिया, डायरेक्ट अबेटमेंट यहाँ पे लगेगा बेटे, सिनेरियो नंबर 2 में डायरेक्ट अबेटमेंट लगेगा बच्चा। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको नलिनी के केस से मिलते हैं, इसीलिए इन पे इनको लिखते चलो और इसमें थोड़ा सा सोचते चलो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, conspiracy is hatched in private or in secrecy. Conspiracy is hatched in private or secrecy. हार्बरिंग के लिए वाया अबेटमेंट लायबल होगा। हार्बर तो डेफिनेशन है, हार्बर का मतलब किसी को शरण देना, किसी को असाइलम देना। ठीक, वो कौन से ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा, जो भी ऑफेंस है उसकी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, वाया 107 लिख लें। सो कॉन्स्पिरेसी इज हैच्ड इन प्राइवेट और इन सीक्रेसी, फुल स्टॉप। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी प्राइवेट में होती है, दैट्स ऑब्वियस, सीक्रेटली ही इसका प्लान बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो कॉन्स्पिरेसी आप लोगों ने जैसी देखी है, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। फिर हेरा फेरी सबने देखी हुई है, सबको फिर हेरा फेरी पता है। यस, उसमें क्या होता है, उसमें बाबू भैया, श्याम और ये राजू, क्या है, ये लोग ऐसे उकड़ू बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं कि एक काम करेंगे, जब मुन्ना ना ये सारा ड्रग्स और ये सारा गन बंदूक वगैरह जब लेकर के वो अपने कमरे में आएगा ना, तो हम लोग उसके कमरे में घुस गए। ठीक है, और कमरे में घुस करके उसको डरा करके और उसके बाद वो पूरा सामान लेकर के वहां से निकल जाएंगे। तो उसके बाद ये चाल छोड़ के, ये शहर छोड़ के, ये देश छोड़ के निकल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। अब ये लोग ये बात चौल के सामने नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द चौल, ये सीक्रेसी में कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं। समझ में आया? यू गॉट दिस पॉइंट? ये जो पूरा सिनेरियो होता है ये छत पे होता है, इफ यू रिमेंबर दिस। तो for us law students, how is this relevant? How is this connected with the point of criminal conspiracy? This is relevant because criminal conspiracy में the point is कि criminal conspiracy का क्या आपके पास, रेयरली अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बात अलग है, लेकिन क्या आपके पास इन जनरल criminal conspiracy का कोई डायरेक्ट एविडेंस निकल सकता है? Can you get a direct evidence which proves that there is a criminal conspiracy? Can there be a witness for criminal conspiracy? No, नहीं होता। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते। तो जनरली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो एग्जैक्टली सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे डिराइव की जाती है। ठीक, क्योंकि जब भी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करोगे वो सीक्रेसी में ही होगा, प्राइवेट में ही होगा, वो कभी भी ओपनली नहीं होता। दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ठीक, फेयर एनफ। सो लिख लें, कॉन्स्पिरेसी इज हैश्ड इन प्राइवेट और इन सीक्रेसी, फुल स्टॉप। इट इज रेयरली पॉसिबल टू एस्टैब्लिश अ कॉन्स्पिरेसी, it is rarely possible to establish a conspiracy by direct evidence, full stop. In ordinary cases, it is rarely, beta Rohit, rarely, it is rarely possible to establish a conspiracy by direct evidence, full stop. Usually both the existence of conspiracy and its objects have to be inferred from the circumstances. Usually, usually लिखो या in ordinary cases लिखो, एक ही बात है। So in ordinary cases, both the existence of the conspiracy and its object have to be inferred from the circumstances and the conduct of the accused. ठीक, आगे लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आएगा ये। This says it is not necessary that all the conspirators should agree to the common purpose at the same time. Full stop. They may join at any time before the consummation of the intended object,
the intended object, and yet all of them are equally liable. Exactly. And yet all of them are equally liable. अच्छा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जो है वो कॉन्स्पिरेसी के केस में दो सिनेरियोज बनते हैं। पहला, आपका कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करना, और दूसरा, आपको कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल किया जाना। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड दो चीजें होती हैं, एक आप षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं, और दूसरा उस षड्यंत्र के लिए आपको लायबल किया जाता है। तो मान लो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सिर्फ देख रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वो वहां आकर के बैठ जाता है और सारी चीजें वो देखने लगता है, सुनने लगता है, तो विल ही बी कंसिडर्ड एज somebody who has joined the conspiracy or not? नो लिख रहे हैं, ये इसका फोर्थ पॉइंट है, नॉट ज्वाइंट बट लायबल। ये कैसे पॉसिबल है? नॉट ज्वाइंट, अच्छा लिख लो इसको, जस्ट राइट दिस डाउन। A man may join a conspiracy. A man may join a conspiracy by word or by deed. By word or by deed. ठीक? A man may join a conspiracy by word or by deed. Full stop. However, ये next point है भव्या. However, criminal responsibility for conspiracy. However, criminal responsibility for a conspiracy requires more than a merely passive attitude, more than a merely passive attitude towards an existing conspiracy. Merely passive attitude towards an existing conspiracy. मतलब सिर्फ कहीं पे बैठे होने से आप लायबल नहीं हो जाते। मतलब आप अपने कर्मों से तो ज्वाइन कर लोगे, लेकिन बैठे हुए हो, कोई हिस्सा नहीं ले रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक? तो ऐसी स्थिति में आपका एक ओवर्ट एक्ट, हाँ एग्जैक्टली, एक ओवर्ट एक्ट करना मतलब जरूरी है। अगर आपने एक ओवर्ट एक्ट कर दिया, कुछ आपने कर दिया, आपने कुछ टैक्टिक्स में हेल्प कर दी, आपने स्ट्रेटेजी बनाने में मदद कर दी, आपने ये कह दिया कि भाई अपन इस तरीके से ये अप्रोच ले सकते हैं, दिस कैन बी आवर एग्जिट प्लान, कुछ भी अगर आपने जैसा भी योगदान, अगर कुछ भी योगदान दे दिया, जैसे ही वो एक्ट हुआ आपके पार्ट पे, यू आर अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दैट्स इट, वी आर डन विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यहां तक अपन ने जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? प्लीज बताओ। चमका, सॉर्टेड है, बढ़िया, दिमाग में क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ? यस एब्सोल्युटली, हाँ सर, यस सर, यस सर, क्लियर, यस, परफेक्ट। हाँ, ओवर्ट एक्ट 34 में भी है, लेकिन इट इज इन फर्दरेंस ऑफ इंटेंशन होना चाहिए। ठीक, कॉन्स्पिरेसी में ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है कि कॉन्स्पिरेसी में एक्टिवली कुछ पार्ट लेना, दैट्स इट। एकदम पैसिव होकर आप कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं हो सकते, दैट इज ऑल। ना, वो सिर्फ सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, हाँ ना भी नहीं बोल रहा। लेट्स से द पर्सन इज नॉट इवन सेइंग यस और नो, ही इज आस्क्ड, उस पर्सन को पूछा गया, ठीक है, उस पर्सन को पूछा गया कि क्यों भैया ये आप अग्री करते हो नहीं करते हो? ना उसने हाँ बोला, ना उसने ना बोला, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है, वो अभी तक चुप है, हाँ ना में भी जवाब नहीं दे रहा है, नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट के लिए सामने वाले का कंसेंट दिखना जरूरी है। अगर सामने वाले का कंसेंट नहीं दिख रहा है, ठीक, तो फिर उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आप लायबल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 34 और जब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 120A, तो दोनों के एक्टिव पार्टिसिपेशन में डिफरेंस होता है, दोनों के ही एक्टिव पार्टिसिपेशन में डिफरेंस होता है। यहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है टुवर्ड्स कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, एंड कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ इज एन एक्ट। यहां पे जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है, जहां पे हम ऑफेंस को एक एक्ट मान रहे हैं। फर्क समझ में आया कि एक्टिव पार्टिसिपेशन तो 34 में भी है, 120A में भी है, तो फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन, दिस विल मेक थिंग्स कंफ्यूजिंग? नॉट एट ऑल। अगर आप एक कमरे में बैठ के सीक्रेटली प्लानिंग कर रहे हो और कोई दोस्त आकर के बोलता है कि हाँ भाई मेरा भी योगदान ले लो, मेरे से भी ये दो बातें सुन लो, दिस इज एक्टिव पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स द कॉन्स्पिरेसी। द पर्सन इज लायबल फॉर 120A,
नॉट 34, अभी तक 34 हुआ नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति ऑफेंस करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तब वो 34 में लायबल हो जाएगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ गाइस, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स और व्हाट कितना 10 मिनट्स, रिवाइज द कंप्लीट आईपीसी। जितना पढ़ा है पूरा A to Z रिवाइज कर राइट अवे। रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग जितना A to Z सब कुछ जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करना है। एवरीथिंग। और जितने लोगों ने यस सर बोला है, कांग्रेट्स, यू आर द लकी विनर्स जिनको मेरे से बात करने का मौका मिला। क्या बात है। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मी। मैंने ये नहीं बोला कि क्विज होगा या तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सर, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मी। अरे यार, ज्योति का एक क्वेश्चन है, कोई रह गया शायद, उसने टेलीग्राम पे सेंड किया था। ज्योति, मैं टेलीग्राम पे आंसर कर दूंगा बेटे, ठीक। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस निहारिका ने शेयर किए हैं। थैंक यू सो वेरी मच निहारिका। फेयर इनफ, आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम इन कर देता हूँ, देख लीजिए। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सारी चीजें हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। Elements of criminal conspiracy, what do you mean by that? M was working as a bus driver during communal rights. He stopped the bus near a mob of persons armed with weapons to facilitate their attacking the passenger. In spite of a request by the passengers to start off the bus, he stopped the bus till the mob could approach them. M got down from the bus, went to the mob and was seen having discussion with some persons in the mob. Can M be convicted under section 120B of the Indian Penal Code? So ये factual questions इस टाइप के भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। Not to worry about it. मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं। I guess singles होगी, singles या universals, हाँ, उनमें से कोई बुक होगी, ठीक। देख लेना। हाँ, ये बता देता हूँ फैक्चुअल क्वेश्चन को, बाकी लोग रिवाइज करते रहो, बाकी लोग प्लीज कीप रिवाइजिंग, क्योंकि अपन पूरा A to Z में सब कुछ पूछने वाला हूँ, कुछ भी पूछूंगा तो बी वेरी प्रिपेयर्ड, ठीक। फैक्चुअल क्वेश्चन को आंसर करने का सबसे सिंपल, सबसे सही तरीका होता है रोहित, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझाओ कि कॉन्सेप्ट या जो क्वेश्चन है वो किस बारे में। जैसे 120A वाला पिछला क्वेश्चन था, ठीक। तो आपने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कौन से प्रोविजंस में दिया, ये शॉर्ट में आपने समझा दिया, ठीक। फिर आपने उसके एलिमेंट्स बता दिए कि ये एलिमेंट्स होते हैं और इन सब चीजों को मिला दें तो कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी। सो पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसका प्रोविजन, फिर उसके एलिमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप ऐड करते हो वो कि फैक्ट्स में क्या दिया हुआ था, इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, कि फैक्ट से इश्यूज क्या क्रिएट होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद आप ये मेंशन करेंगे कि इन फैक्ट्स के बेसिस पे और उसको करंट एलिमेंट्स पे अप्लाई करने से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। दिस इज द राइट वे ऑफ आंसरिंग अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ये तरीका आपके डीजेस में, पंजाब में और हरियाणा में वर्कआउट करेगा। इनफैक्ट अगर आप कहीं पे भी कोई भी आंसर लिखें तो दिस हैज टू बी द राइट वे इन विच यू आंसर द फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है रोहित, समझ में आया? वेरी गुड, बढ़िया। चल बोल रहे सर, मैंने काफी दिन से क्लास अटेंड नहीं की थी क्योंकि मेरा LLM का एग्जाम था, कल से ही क्लास ज्वाइन की। ठीक है, आराम से चालू क्लासेस कंप्लीट करना। हाँ, अब तक जितना पढ़ा है सब कुछ एवरीथिंग फ्रॉम हेड टू टो, एवरीथिंग सब पढ़ना है। एंड जिन लोगों को मेरे से बात करने का मौका मिलेगा वो तो वैसे भी धन्य हो जाएंगे। हाँ आयुष बताएं। बोल रहे हैं मौन व्रत रखा है, शुक्र है करवा चौथ नहीं रखा है। बेटा मौन व्रत है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं यस और नो का सवाल पूछूंगा, यस नो, ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा। श्योर आयुषी, पूछ लो, जल्दी पूछ लो, एकदम अलग मत चले जाना बस। कमेंट में कुछ भी पूछ लीजिए, बस हैंड रेज करने को मत बोलिएगा। So the thing is, I have attempted 4-5 judicial exams. So could you please tell me the strategy to start like from the scratch? 4-5 state judiciaries या 4-5 judiciary exams देने के बाद अगर आपको एकदम scratch से शुरू करना है, how much time are you going to give yourself, आयुषी? आप खुद को कितना समय दे रहे हैं? 6 to 8 months दे रहे हैं, ठीक है। Can you cover 3 subjects? And which state are you targeting? Which state are you targeting? कोई स्टेट स्पेसिफिक टारगेट होगा आपका? बेटा आयुषी, आप ही से पूछ रहे हैं कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हो? दिल्ली एंड यूपी, ओके, दिल्ली एंड यूपी। सो आई वुड से स्टार्ट विद 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है। एक मॉर्निंग में हैवी सब्जेक्ट उठाइए, प्रोसीजरल प्रोबेबली,
डे टाइम में एक अपना रेगुलर कोई सा भी सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हो, इट कैन बी अ माइनर सब्जेक्ट, एंड इवनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठा लीजिए, और इसके साथ जितने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट हैज टू बी द की। स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, क्योंकि यही एक राइटफुल स्ट्रेटेजी हो सकती है। प्लस अगर आप दिल्ली एक सेकंड ऐश्वर्या, अगर आप दिल्ली और यूपी को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ से काम हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि इन स्टेट्स के क्वेश्चंस को जितना हो सके लगाते चलना। अच्छा, इनके अगर एपीओ के पेपर्स भी मिले ना तो उनको भी सॉल्व कर लेना, उससे भी आपका एटलीस्ट क्रिमिनल लॉ जो है वो वर्कआउट करेगा। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। सर आप मंथन सेशन वापस कब रख रहे हैं? प्रोबेबली ऑन 28th और 29th और 30th, इन तीनों में से किसी एक दिन मंथन होने वाला है, जो अभी तक प्लान बन रहा है एट दिल्ली। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, फाइनली आ रहा हूँ, ठीक। नॉट अ प्रॉब्लम आयुषी, मोस्ट वेलकम। ये आज इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ सर, ऑनलाइन गूगल पे ले लो, ठीक है सर। प्लीज पहले आज रात तक अनाउंस हो जाएगा, I'll announce it by today evening, maximum by tonight or tomorrow evening आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। वन पेज समीक्षा बता रहे हैं रक्षा, राजेंद्र नगर में है राजेश, ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर है शायद, तो वहां आ सकते हैं, ठीक। वहां पे भी क्या उसका मोडस ऑपरेंडी रहने वाला है वो सब आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। सो यू कैन कीप योर होप्स हाई, क्योंकि जो प्लान हम लोगों ने बनाया है फॉर द नेक्स्ट विजिट, दैट इज गोइंग टू बी इवन बेटर देन द लास्ट वन। सो लखनऊ में जैसा विजिट था उससे भी अच्छा विजिट दिल्ली का होने वाला है। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इवॉल्विंग, ठीक। चलिए, सीजी माइनर एक्सी क्लासेस हो पाएंगी प्लीज? रिया, सीजी की वैकेंसी तो आ गई, एग्जाम डेट आ जाए तो दैट कैन बी डन। हाँ, ऑफलाइन आ रहा हूँ भाई, खुद चल करके अपनी 11 नंबर की बस से खुद आऊंगा, ठीक है। एमपी माइनर भी बहुत अच्छा कराया था, रैपिड करवा देंगे रिया, डोंट वरी। समीक्षा का एक डाउट था कि आरजेएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत क्वेरीज आती थी, सो मैं वो एड्रेस कर दे रहा था। एंड लास्ट ईयर इट सो हैपेंड कि आरजेएस के लिए जितने स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए, ठीक। आयुषी का नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो मेरे बैच की स्टूडेंट थी। अदर देन दैट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली दे टुक द गाइडेंस, द मेंटरिंग फ्रॉम मी, बट देन अगेन आई बिलीव कि गाइडेंस देने से या मेंटरिंग करने से आई डोंट फाइंड इट गुड कि मैं उनका नाम कहीं पे यूज करूं। सो आई यूज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट जो कि मेरे रेगुलर बैच की स्टूडेंट थी, तो मैंने इसीलिए उनका नाम यूज किया। आरजेएस के लिए जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल भी लाग लपेट वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक। आई एम टेलिंग दिस टू यू वेरी ऑनेस्टली। हम लोग 2 मिनट बस एक्स्ट्रा लेंगे एंड दैट इज इट, फेयर एनफ। आरजेएस की स्ट्रैटेजी इज वेरी 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 सिंपल, दैट इज सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले, ठीक है, लो टू हाई लेकर के जाना है। लो टू हाई लेके जाने का मतलब है सबसे छोटे सब्जेक्ट्स को सबसे पहले निपटाओ, ठीक। बैराक्स तो हैं ऑब्वियसली, यू विल गेट क्लासेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप सेशंस अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, शायद आरजेएस के टाइम पे बैचेस भी आएंगे, वो भी आप लोग अटेंड करना, वेल एंड गुड। बट अपनी जो खुद की प्रिपरेशन होती है ना, वो किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए से 4 लेवल ऊपर की होती है। एंड आई एम टेलिंग दिस टू यू वेरी फ्रैंकली, मी बीइंग अ टीचर माय सेल्फ, ठीक। मैं हर स्टूडेंट को हर बार बोलता हूँ कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हो ना एग्जामिनेशन को, आपका टीचर मात्र आपको 30% सिखाता है, ओनली 30%। हम लोग जो बोलते हैं ना, जो ग्रेटिट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स द टीचर कि यार सर आपने गाइडेंस दिया, या मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, या आपने जितनी चीजें बताई वो सारी एग्जाम्स में आई, दैट्स जस्ट 30%, ओनली 30%। कोई भी आपको गाइड करेगा सिर्फ 30% ही करेगा। व्हाट मैटर्स इज, ठीक है, व्हाट मैटर्स इज कि वो 30% पे आप रेसिप्रोकेट कितना करते हो। 70% की मेहनत आप ही की। और आरजेएस की जो प्रिपरेशन है ना, आरजेएस की प्रिपरेशन आरजेएस के वैकेंसी या एग्जाम नोटिफिकेशन पे नहीं होती, उससे पहले हो चुकी होती है। जिनका क्लियर होना होता है ना, वो पहले आरजेएस के सब्जेक्ट्स निपटा चुके होते हैं, उनका पहले ही प्री के सब्जेक्ट्स जो है, एटलीस्ट प्री के सब्जेक्ट्स वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू, ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज आपको पहले ही आरजेएस के जो लोएस्ट सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो सबसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करना है। उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते करते आपको अपने मेजर सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ना है, ठीक। दिस इज स्ट्रेटेजी नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट ये है कि आपको साथ में लैंग्वेज को भी कवर करते चलना है। जब तक आपके आरजेएस की डेट्स नहीं आ जाती है, तब तक इन सब्जेक्ट्स को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिएगा और इनके एमसीक्यू लगाते जाइएगा। जैसे ही आपके आरजेएस की डेट्स आ जाए, मेंस को होल्ड पे रख करके आपको सिर्फ और सिर्फ आरजेएस के एमसीक्यू पे फोकस करना है अलोंग विद द बेयर। क्योंकि आरजेएस के साथ मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, ये मैंने लास्ट ईयर भी प्रेडिक्ट किया था, हमेशा करता हुआ आया हूं। आरजेएस सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पे खेलता है। आरजेएस का आपने अगर पहले लोगों ने आरजेएस के पिछले पेपर्स देखे होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि आरजेएस हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस पे खेलता है। आरजेएस इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट ट्रिकी। लैंग्वेज ट्रिकी होती है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में समय लगता है, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को आरजेएस। आरजेएस इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ ट्रिकी बनाने के चक्कर में, ठीक है, सिर्फ ट्रिकी बनाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को वो चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है, ठीक। यही पॉइंट है,
आरजेएस क्या प्रीवियस, मैं आपको एक बहुत सत्य घटना एकदम बताऊं, 100% आई टेल यू वन थिंग, और ये फॉलो करना, आज ट्राई करके देखना, जो लोग आरजेएस टारगेट कर रहे हैं, ठीक, तुम लोग कितना भी भटका लोगे ना, तो भी मैं अभी 5 मिनट बाद 6:30 के बाद आईपीसी का क्विज तो लूंगा। तो मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ जिससे एक बच्चा डाउट पूछ लेता है तो वो भूल जाता है कि अरे आज तो टेस्ट भी लेना था। तो ये आई एम नॉट दैट, ठीक है, आई एम नॉट दैट टीचर, रिमेंबर दैट पॉइंट। सो आई टेक इट, बट यस, सुन लो, जितने भी लोग आरजेएस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, एक बात ध्यान से सुन लो, आरजेएस का पेपर 2 मूड्स में दिया जाता है। पहला मूड होता है एग्जाम मूड, दूसरा मूड होता है नॉट एग्जाम मूड। एग्जाम मूड में, एग्जाम मूड का मतलब है कि आप इसको पैनिक करके दोगे, आप घबराओगे, आप एंशियस होगे, आप नर्वस होगे, आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे, 100% करोगे। इजी सवाल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, आप बहुत इजीली यहाँ पे गलतियां करोगे। जो नॉट एग्जाम मोड होता है, लास्ट ईयर भी मैंने स्टूडेंट्स को, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स थे, जूही थी, वत्सल था, ठीक है, गौरव था, आयुषी तो थी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो आज में अपीयर हुए थे। इन सभी स्टूडेंट्स को एक ही मैंने सजेशन दिया था कि आपको पूरा पेपर नॉट एग्जाम मोड में सॉल्व करना है। नॉट एग्जाम मोड में सॉल्व करने का मतलब है कि राजस्थान को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पेपर को पेपर समझ के सॉल्व मत करो, पेपर को प्रैक्टिस समझ के सॉल्व करो। आई टेल यू अ फन फैक्ट, आरजेएस इज दैट पेपर, इसका तुम प्रीलिम्स का कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लो, तुम अभी अगर फंडामेंटल नॉलेज के साथ, अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है सारे सब्जेक्ट्स की, तुम आरजेएस का पेपर आज अभी सॉल्व करने बैठोगे ना लूज माइंड के साथ कि आराम से करते हैं, वो पेपर में जितने नंबर आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में आते हैं उससे कम 5 से 10 नंबर आपके ज्यादा आएंगे। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लेजिट फैक्ट। स्टूडेंट्स 5 से 10 नंबर ज्यादा लेकर के आते हैं जब वो आरजेएस के पेपर को सिंगल्स की बुक में या यूनिवर्सल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में सॉल्व करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल आरजेएस का एग्जामिनेशन में आप अपीयर करते हो तो आपके नंबर 5 से 10 नंबर मिनिमम कम हो जाते हैं, और आप ये बोलते हो कि सर पेपर बहुत ट्रिकी था, सर कुछ पॉइंट्स पे पेपर बहुत लेंथी था, डिफिकल्ट हो गया था, हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की हमें लग रहा था कि नहीं है, आपकी प्रिपरेशन है उस लेवल की। सो डोंट डाउट योर प्रिपरेशन, व्हाट मैटर्स इज दैट यू डोंट हैव एन एग्जाम मूड। डीजेएस के लिए आपको एग्जाम मूड रखना पड़ेगा, डीजेएस के लिए आप नॉट एग्जाम मूड में नहीं दे सकते वरना पेपर छूट जाएगा। आरजेएस के लिए आपको एग्जाम मूड रखने की जरूरत नहीं है। आरजेएस के लिए ऑल यू हैव टू डू इज कीप योर हेड काम, सिर्फ शांत रहो और हंसते खेलते आरजेएस का पेपर दे दो, हंसते खेलते निकल जाएगा। That's the complete trick of cracking RJS. That is it. यही तरीका है। So RJS के लिए आप कुछ मत करो। अगर आप लोग RJS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे निहारिका प्रिपेयर कर रहे हैं, समीक्षा प्रिपेयर कर रहे हैं, डोंट डू एनीथिंग। RJS के जितना ये जेएलओ का पेपर होता है या फिर अपना एपीओ का पेपर होता है या फिर प्रीवियस RJS के पेपर होता है, उनको जरा उठा के सॉल्व करो, सारे उठा के सॉल्व करते जाओ। That's it. और ये सारी चीजें ना, एक चीज का ध्यान रखना, ये सारी चीजें टाइमर पे करके देखना। Have you solved these question papers on timer? कभी टाइमर पे सॉल्व किया हो इनको? मतलब जिन्होंने किया अच्छी बात है, नहीं किया ना, आरजेएस में अपीयर कर रहे हो, इन सबको टाइमर पे सॉल्व करो। कीप एटलीस्ट 25 मिनट्स लेस देन द एक्चुअल टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। 25 मिनट कम पे करो, करके देखो। इससे होगा क्या, तुम नॉट एग्जाम मोड में रहते हुए भी टाइम का प्रेशर फील करोगे तो तुम गलतियां अभी कर लोगे। यू विल डू मिस्टेक्स, आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, यू विल डू मिस्टेक्स, अभी मिस्टेक होगी तुमसे। तुम आज पेपर सॉल्व करोगे, आज तुमसे ऐसे ऐसे ब्लंडर होंगे कि तुम्हें लगेगा कि शिट मुझे नहीं अपीयर करना है, आई डोंट वांट टू अपीयर इन आरजेएस। लेकिन वो गलतियां जब तुम रिकरेंटली करते जाओगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वो गलती करने लायक गलती है ही नहीं। एग्जाम से पहले तुम्हारी दिमाग इतना मैच्योर हो चुका होगा कि तुमसे ये मिस्टेक रिपीट नहीं। दैट इज द बेस्ट ट्रिक फॉर आरजेएस। सो आरजेएस के लिए ना आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आरजेएस प्लेज ऑन ट्रिक्स। अगर आपको इनके ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स पता है तो आपको आरजेएस में कोई टच भी नहीं कर सकता। यू कैन इजीली क्रैक आरजेएस, ठीक है, दैट इज इट। आरजेएस में पीवाईक्यूज नहीं आते, आरजेएस समझो इस चीज को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इसलिए थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं कि ये समझ पाए कि आरजेएस में ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। क्वेश्चन 60% 70% रिपीट होते हैं, बाकी 30-40% नए होते हैं। यही होता है ज्यादातर जगहों पे। किसी ना किसी पेपर में किसी ना किसी साल में कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा, वो उठा करके इधर उधर के भेज दिए जाते हैं। लेकिन जब आप आरजेएस का पीवाईक्यू देखते हो तो आप आरजेएस का पैटर्न समझते हो। सो वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर, इट्स इजियर फॉर यू टू सॉल्व दैट पेपर। दैट्स इट, सिंपल। जब स्टूडेंट्स एमपी का पेपर देके आए थे लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर आई गेस, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट जब भी लास्ट ईयर पेपर देकर के आए थे 2021 में, तब स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अरे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा कैसा पेपर है। मैंने कहा समझ में क्या नहीं आ रहा है, आरजेएस की ट्रिक लगाई है इन लोगों ने। जैसा आरजेएस आता है, जैसा डीजेएस आता है, जैसा एचडीएस आता है, वैसा पेपर आया था। अभी पिछली बार जो ये अभी 6 मई को पेपर हुआ था, उसमें स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ को फॉलो कर रहे हैं। आरजेएस का अपना खुद का एक पैटर्न है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न। डीजेएस का अपना एक खुद का पैटर्न है, यू गाइस नो दिस ना। डीजेएस का जुडिशरी का अपना एक पैटर्न है। डीजेएस एक स्टैंडर्ड पे चलता है, आरजेएस एक स्टैंडर्ड पे चलता है। एमपी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एमपी ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा वो चलता रहता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक, समझ में आया? बस आप एक पैटर्न समझ लो, आपको खट से क्लियर करेगा। आरजेएस को मैं अलग से डील कर लूंगा यार, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सीजी इज मोर और लेस केस लॉ बेस्ड, तो केस लॉ से अपडेटेड होगे तो काम हो जाएगा। पढ़ लिया, डन, आर यू गाइस डन? जल्दी बता दो आरजेएस के लिए यार मैं कभी जयपुर आ जाऊंगा, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू गाइस टू मीट मी एट जयपुर, तो प्रॉपर्ली
नॉर्मली एक एक टाइम टेबल बन जाता है इसका. इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी. फेयर इनफ. चलिए ठीक, डेफिनेटली वुड हैव दैट सेशन. ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट. डन 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 डन. लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. बी रेडी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा एंड थोड़े ट्रिकी पूछ सकता. ठीक ना? फेयर इनफ. लुबना, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? नहीं, ठीक है, कोई बात कोई बात. हर्षित, तुम लोग घबराते बहुत, बहुत डरते तुम लोग. हर्षित, सन्नाटा देख रहे हो क्लास में? घोर लंबी खामोशी. कोई कमेंट बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखा है. अरे हमारा नाम ना लेना. ठीक है, तो यहीं आकर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है. सर वॉशरूम. ठीक है, निर्भय निर्भय यार, यू कैन नॉट डू दैट. अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो. आई वोंट टेक द नेम्स एंड आई वोंट आस्क यू गाइस टू रेज योर हैंड. इज इट ओके? चलेगा? रेज हैंड करने को ना बोलूं चलेगा? दैट वर्क्स विद यू? अच्छा, हर्षित ने अब रेज हैंड किया, सुन के अच्छा लगा. चलो ठीक है, रेज हैंड अब कर ही लिया हर्षित ने, तो हर्षित से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं. हेलो 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 हर्षित, आवाज आ रही है? हेलो सर. हेलो हर्षित, आवाज आ रही है? हल्का से बीच हो गया जी. अच्छा, आपकी आवाज लेकिन क्लियर आ रही है. ठीक है, क्वेश्चन पूछूं? ओके सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dishonestly and fraudulently? सोचो. अरे इट्स ओके, नॉर्मल रहे, एकदम नॉर्मल रहे, चिल रहे. बता, अगर मैं मेरा क्लासमेट होता तो कैसे समझाता तू कि डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली क्या होता है? ट्राई. गो फॉर इट, आराम से आराम से. सब ब्लैंक हो गया माइंड. ब्लैंक हो गया, कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात. ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछता हूं. एक्ट और ओमिशन का एक्ट और ओमिशन का पेज पलटने की आवाज आ गई पति. हर्षित, एक्ट और ओमिशन कहाँ दिया? देख के बता दे. चल कर, इतना लोड मत ले, देख के बता कहाँ दिया है. चेक कर. सर सेक्शन 33. ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. सेक्शन 33, ठीक है. अच्छा, मुझे बता हर्षित, मान ले कि अगर मैं कहूं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, तो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या है? मींस an eye for an eye. वेरी गुड. इट इज अ काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, an eye for an eye, a tooth for a tooth. यही हर्षित, यही पॉइंट है. हाँ, करेक्ट. एनी अदर थ्योरी विच यू नो? कोई और थ्योरी जो तुझे बताओ? अरे भाई मैं नहीं देख रहा तेरी तरफ, ये मैंने हाथ ऐसे कर दिया. तू बता. शर्मा मत, इतना लोड मत ले हर्षित, ये तो इजी क्वेश्चन है. बता भाई. यस सर. नहीं आता? सब कुछ नहीं पता, ऐसा फील हो रहा है पूरा ब्लैंक हो रहा हूँ. कोई बात नहीं, कोई. प्रिवेंटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरीज है. ठीक है, प्रिवेंटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, डेटरेंट है, डेटरेंट थ्योरी है. हाँ, तो सोचना. अच्छी बात है, सही आंसर दे रहा है, बिल्कुल ठीक है. बट थोड़ा हेजिटेट हो रहा है सर. मतलब धीरे धीरे से आंसर आ रहा है ना, तो उसमें हल्का सा हो रहा है. बट स्टार्टिंग से लगा कि कोई बात नहीं. आई एम स्टिल हैप्पी. तू कोशिश कर रहा है ना, वेरी गुड, एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू. ये कर, हेजिटेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब तू बोर्ड के सामने बैठेगा या जब बोर्ड मेंबर्स तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तब तो भाई हालत ही खराब हो जाएगी, है ना? है कि नहीं हर्षित? सर सेम मेरी हालत है कोर्ट रूम्स में भी होती है. मतलब मैं डैडी एडवोकेट है, तो मेरी हालत बहुत नॉर्मल चीज है. इसमें क्या है? अगर अपने को जज बनना है तो भाई शुरू में हेजिटेट करना बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, इट्स ओके. लेकिन तूने आंसर फिर भी दिया ना. रेट्रिब्यूटिव के बाद तेरे दिमाग में आ गया प्रिवेंटिव भी है, रेट्रिब्यूटिव है. मतलब थोड़ा एक बार एक डीप ब्रेथ ली, देन you can take that deep breath even in front of the board members. Take time, take your time. आराम से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम ले ले. टाइम ले करके तू आंसर करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है. समझा? अबे हाँ ना बोल भाई. यस सर. हाँ, सो गुड जॉब. ठीक है, यू कैन डिस्कनेक्ट, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, गुड जॉब. थैंक यू सर. गाइस प्लीज एक बार हर्षित के लिए तालियां हो जाए. प्लीज प्लीज, बिग क्लैप्स फॉर हर्षित. बनता है इसके लिए, बंदे के लिए, इसलिए बनता है
आई ट्राई, मतलब आई टेल यू देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग ना, कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, जितनी बार गलत हो सकते हो ना उतनी बार गलत हो जाओ, कोई समस्या नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कोई इसमें आप छोटे नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। वो बंदा खुद आगे से आके बोल रहा है कि सर यार ये साथ मेरे साथ कोर्ट रूम में भी होता है, बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, अप्रिशिएबल। एनीवन एल्स, अरे डेली होने देना, डेली होने दे, लेकिन डेली होना चाहिए, डेली होने से बचना मत, ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड आज नहीं हुआ, थैंक गॉड बच गए, ये डेली होने दे, ठीक है। समझ में आया? आएगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल डेफिनेटली बी देयर, ठीक। ओके, वी हैव गॉट साक्ष ओवर हियर, चलो। हाँ, एनीबॉडी कैन ट्राई, एनीबॉडी कैन ट्राई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साक्ष, क्या चल? बढ़िया, एक नंबर। चलो यार, साक्ष मुझे ये बताओ कि मान लो कि हम बात करें इनहैंस पनिशमेंट, इनहैंस पनिशमेंट फील करने वाला प्रोविजन कौन सा है? बाकी लोग कृपया ना बोले, मतलब कमेंट बॉक्स में ना लिखना। Enhanced punishment is given under section 75 for offences specifically related to chapter 12 and 17. शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो इनहैंस पनिशमेंट का प्रोविजन है, ये मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है? Discretionary, sir, I think. डिस्क्रिशनरी, ठीक है, करेक्ट, फेयर एनफ, डिस्क्रिशनरी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो देयर इज अ पर्सन जो कि बाय मिस्टेक किसी एक पर्सन को साइड में किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो उसको रोकने के चक्कर में वो जाकर के उसका क्या करता है, वो गिर जाता है, ठीक है, द पर्सन गॉट सॉल्व, ठीक, द पर्सन जिसने ऐसा किया मिस्टेक में, वो खुद को क्या मानेगा? बाउंड मानेगा, जस्टिफाइड मानेगा? Justified, sir. क्यों? Under section 79. Why justified? Why not? Well, he's not bound to hurt the other person, no. He caused the hurt, so he's justified in causing hurt in private defense. नहीं, बट हम तो मिस्टेक की बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। चल justified. Why? सर वही कि अच्छा कौन सा सेक्शन है? 79. परफेक्ट। क्यों 79 क्यों लगा रहा है? 76 क्यों नहीं लगा रहा है? सर 76 में बाउंड आता है। 76 में बाउंड क्यों आता है? तो बाउंड आता है। क्यों आता है? तो सही चल रही है, क्यों आता है? बाउंड क्यों आता है? Behaving himself bound by law. हाँ, why would somebody be bound? Sir, sorry, I don't know. अच्छी बात, कोई क्राइम हो रहा है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए बाउंड है? Yes, sir. Sir, it is my duty to. It is your duty. तो सोच ले, तूने नहीं रोका, तो तू बाउंड था। सोच। No, not bound. Good. You're not bound. Why are you not bound? Sir, कौन से? it is not my responsibility. Exactly. Why is it not responsibility? तो पुलिस ऑफिसर क्या? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो बाउंड बाय लॉ पुलिस ऑफिसर जनरल बन, ठीक। जी सर। समझ में आया? Yes, sir. गुड जॉब सर, वेरी गुड। और ऑल कर ही दिया था, ऑप्शन वाली चीज वाली तो सही लगा, ठीक है? Yes, sir. ग्रेट जॉब, वेरी Thank you, sir. वेरी गुड। शाबाश। भाई साहब तालियां बजती रहनी चाहिए, ठीक, ग्रेट जॉब, ठीक है। सुचिता दीदी का यहाँ पे मुझे हैंड शो ही नहीं हो रहा है, सुनैना दीदी दिख रही है, तो सुनैना दीदी ने हैंड रेज किया है। ये वाला जो डर है ना तुम्हारा, इसको एकदम खत्म करो। हर्षित हैज शोन ब्रेवरी, साक्षी हैज शोन इट। हाय सुनैना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रेडी? ठीक है, ओके। सुनैना, सो द क्वेश्चन इज, मान लीजिए कि द सिनेरियो इज सच जहां पे कोई व्यक्ति है, उसने कोई ऑफेंस किया, ठीक। अब जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने उस व्यक्ति को मात्र फाइन से पनिश किया, ठीक है सुनैना? एम आई ऑडिबल? जी सर। हाँ, सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, मतलब सिर्फ जुर्माना लगाया उस व्यक्ति पे। अब होता क्या है कि वो जुर्माना वो व्यक्ति नहीं देता है, जुर्माना देने से मना कर, तो कोर्ट बोलता है कि यार अब आपने जुर्माना नहीं दिया है तो आपको डिफॉल्ट सेंटेंस होगा। उसको डिफॉल्ट सेंटेंस में, अच्छा ऑफेंस ऐसा था जो जुर्माने से पनिशेबल था, जुर्माना लगाया गया और उस बंदे ने जुर्माना नहीं दिया, सीधा सवाल। जुर्माना नहीं दिया, डिफॉल्ट सेंटेंस में उसको भेजा गया, डिफॉल्ट सेंटेंस में उसको भेजा गया तो उसको इम्प्रिजनमेंट हुई और रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई, ठीक, फेयर एनफ। और उसके बाद वो छूट गया, फेयर एनफ, वो रिलीज हो गया। इस पूरे सिनेरियो में क्या गलत हुआ? सर रिग्रेस तो नहीं होता है ना, सिंपल होता है फाइन में। ये कहाँ लिखा भाई? Who said it? सर सिर्फ फाइन का था तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होता है ना। कहाँ लिखा? कौन बोलता है? किसने बोला? आपने बताया था ना सर। कहाँ होता है? सोचो।
amount of fine अच्छा चल, I'll tell you. Your answer is correct. Your answer is absolutely correct. Where is it given? amount of fine 63 or 64. 64 is higher. Guys, is it given in 64? Sunana is trying really well. Really well. Is it given in 64? Everyone. देखो लोग क्या बताते हैं. Where is it given? It's not given in 64. Where is it given? Section 66, is it? 67? Fraction 65. ठीक, 66, 60, no, 67. हाँ. Sunana absolutely correct answer. क्योंकि फाइन के केस में जो डिफॉल्ट सेंटेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल नेचर का होता है, रिग्रेस नेचर का नहीं हो सकता. वेरी गुड, ग्रेट जॉब. अब फॉर अनदर क्वेश्चन, एक और पूछूं? जी सर. हाँ, so next question is, अब ध्यान से पढ़ना इसको. The question is कि there is a person, ठीक है, एक X नाम का व्यक्ति, ठीक है, वो X नाम का व्यक्ति Y नाम के व्यक्ति के साथ डिसाइड करता है कि हमें एक ऑफेंस करना है, ठीक है. इन्होंने ऑफेंस किया, वो ऑफेंस हो गया. ऑफेंस जो भी था, ऑफेंस के लिए इनको चार्ज किया गया. अब चार्ज जब इन पे लगाए गए, तो चार्ज जितने भी चार्जेस लगे उनमें से एक चार्ज इन पे लगा था अनलॉफुल असेंबली बनाने का, ठीक है. अनलॉफुल असेंबली बनाने का इन पे चार्ज लगा. दो ही लोग थे, दो ही लोगों ने ऑफेंस किया और कोई नहीं, इसके लिए और ज्यादा लोग लगेंगे. बहुत ज्यादा. कितने ज्यादा भाई? 5 5 और मोर. 5 और मोर हो गए. अच्छा. और इनको बोला गया कि आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट को आपने एक्सरसाइज किया है, कॉमन ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट किया है. तो क्या इन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट किया? हाँ, ये सुना ना, इन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट किया. कॉमन इंटेंशन था सर इनका एक ही ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जेक्ट एक ही है बट इनका कॉमन इंटेंशन. इंटेंशन का. वेरी गुड. ना कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन के बीच का डिफरेंस कहाँ दिया हुआ है? 34. अरे डिफरेंस मतलब किस केस में दिया हुआ है, किस केस में? कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच का केस कौन सा है? भी पढ़ी थी सर. सॉरी, क्या? अब भी पढ़ी थी यार. महबूब शाह. ठीक है. महबूब शाह. परफेक्ट. ग्रेट जॉब सुना. वेरी गुड, वेरी गुड. शाबाश. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो, वेरी गुड सुना, वेरी गुड. बढ़िया भाई. ये सब तालियां बजती रहनी चाहिए. सुना ने आखिरी आंसर वैसे दिया. अभी मेरे को किसी ने बोला मणिलाल कि तू किधर जा रहा है. मैं अपना नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ लेकिन अभी मेरे को कोई बोला कि मणिलाल हुआ तू किधर जा रहा है. ग्रेट जॉब सुना. Anyone else? Yes, we have got hands over here. Devanshu. Perfect. See, Priya is raising her hand. Very good. Okay, Devanshu, say. नमस्ते सर. नमस्ते. शुरू करें? यस सर. रैपिड फायर चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है सर. अच्छा एक बात बता, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो आईपीसी में ऑफेंडर हो सकता है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट आईपीसी में ऑफेंडर हो सकता है? नो सर. अच्छा, नहीं हो सकता पक्का? हाँ. पक्का नहीं हो सकता. सोच ले अभी भी. टाइम है तेरे पास. यस सर. पक्का. तो मुझे ये बता दे कि सेक्शन 11 की जो डेफिनेशन है पर्सन की, उसमें बॉडी एसोसिएशन ये सब वर्ड क्यों यूज किया है? बॉडी ऑफ पर्संस. क्या सच्चा? कंपनी में जो एचओडी या फिर उनका जो क्या बोलते हैं उनको लेवल कर सकते हैं ना? यस सर. हाँ, तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसको वो अपन लपेट तो सकते हैं ना आईपीसी में. हाँ सर. हाँ, तो पर्सन की डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडेड चलता है. दैट्स द पॉइंट. चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? जी सर. हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि लाइफ की डेफिनेशन कहाँ मिलती है? लाइफ की डेफिनेशन क्या है? बहुत धीरे धीरे पेज पलट रहे हो क्या? नहीं सर. पूछ रहा था. अच्छा, तो तू चौराहे पे कहाँ खड़ा है? नहीं लाइब्रेरी के बाहर हूँ सर. पिछली बार कॉल नहीं कर पाया था ना. अच्छा, कोई बात नहीं. 45 है सर. अच्छा चलो 45. ठीक है, लाइफ की डेफिनेशन 45 है. अच्छा, दैट्स करेक्ट. अगर 45 की बात करूं तो किसी और एक्ट का 45 सेक्शन नंबर 45 रिलेवेंट है क्या? सर समझ नहीं आया. आईपीसी में 45 रिलेवेंट है क्या? 45 कहीं और भी रिलेवेंट है? किसी दूसरे एक्ट में भी रिलेवेंट है? हाँ बिल्कुल. अब कहाँ है? किसी दूसरे एक्ट का सेक्शन नंबर 45 रिलेवेंट है? बता. सीआरपीसी का सेक्शन. हाँ ठीक है, सेक्शन नंबर 45 सीआरपीसी का रिलेवेंट है. उससे ज्यादा कहीं रिलेवेंट? ये सवाल समझ नहीं आया मुझे. ये सवाल मात्र इतना सा है कि सेक्शन नंबर 45 आईपीसी में भी लाइफ को डिफाइन करता है. कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा कोड है क्या जिसमें सेक्शन नंबर 45 अगेन इज वेरी रिलेवेंट? इंडियन एविडेंस एक्ट. हाँ शाबाश. इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है उसमें? एक्सपर्ट ओपिनियन. वेरी
के लिए होता है? सर साइंस, लिटरेचर, लिटरेचर। फिंगर नहीं सर, साइंस, फॉरेन लॉ, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, क्या एक ही है? हाँ Almost। क्या कहते हैं? आर्ट सर, आर्ट। ग्रेट जॉब यार हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया हिमांशु, मजा आया? थैंक यू सर। हाँ सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलो सही है, ठीक है, वेरी गुड। अगेन नेक्स्ट वी हैव प्रिया। ओके परफेक्ट। थिएटर लग रहा था, अरे आर्ट है ना, कला है। हेलो हाय प्रिया, ऑडिबल? हाँ प्रिया आवाज आ रही है? चलो हाँ सर, आ रही है। ठीक है, रेडी? ये लगता है इज देयर अ लैग ऑफ साउंड? हाँ सर, चलो हो सकता है सर। I'll shoot the question. I will फटाफट क्वेश्चन का आंसर करते जाना। I believe you are so confident. सारे आंसर सही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1. Total chapters in IPC? अरे सर, अभी सर एकदम ठीक नहीं करेगा। कोई बात नहीं, 23 चैप्टर्स। ठीक है, 23 चैप्टर्स। ओवरऑल नंबर 23 चैप्टर्स। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें wrongful gain और wrongful loss ये कहाँ पे देखने को मिलता है? Where do we get to see this? Section 4, 23, 24, both. So it is defined in 23 and the usage is given in 24. This answer. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगर कोई भी ऑफेंस किया जाए, ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन उससे जबरदस्ती ये एक्ट करवाया जाए, ठीक है, जबरदस्ती ये एक्ट करवाया जाए, तो क्या उस व्यक्ति को लायबल किया जा सकता है? No sir. नो, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते। इसका बेस्ट एक सेक्शन मिलता है, सेक्शन नंबर 94। यस, Section में एकदम ठीक नहीं करा। कोई बात, मैं बता रहा हूँ, ड्यूरेस है, ठीक है, ड्यूरेस में एक मैक्सिमम होती है, ड्यूरेस में एक मैक्सिमम होती है, कौन सी मैक्सिमम होती है प्रिया? Maximum sir, actus me in vitro करके कुछ होती है, पूरा टर्म याद है। Actus me, In vitro in vitro, and कुछ non-est means very good, very good. Actus me, कुछ mix हुआ है बीच में। non-est mens actus, ठीक है, actus means को actus is actus। अच्छा एक बात बता, पंगा यही है ना कि आपसे जबरदस्ती करवाया जाए चीज तो वो आपका एक्ट होती नहीं है, मान लिया, तो आप अगर उस इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से वो एक्ट करो तो वो रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा। यस, आप उसके लिए लायबल होगे, करेक्ट? Yes sir. Yes sir. कौन सा सेक्शन है जो ये वर्ड वॉलंटरली डिफाइन करता है? Sir 39. 39 डिफाइन करता है, ठीक है, Yes sir. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सेक्शन नंबर 39 डिफाइंस वॉलंटरली, ठीक। अब जरा मुझे एक बात बताओ, वॉलंटरली 39 में दिया हुआ है, तो फिर ठीक, व्हाट डू वी गेट इन सेक्शन नंबर 40? So offense. ऑफेंस 40 में? Yes sir. वेट ऑन बच्चे, आर यू श्योर ऑफेंस 40 में? Yes sir. क्या सीआरपीसी का कुछ नहीं सर, 40 में है सर, आईपीसी में तो नहीं, 41 में है, चेक करो बेरा, देखो, ओपन द बेरा, चेक इट बेटा। सर 40 में तो ऐसा और सीआरपीसी में मेरा पूछ रहे तो 12 है। हाँ, इट्स इन सेक्शन 41, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ हो सकता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको बोला जाएगा कि चेक इट इन द बेरा, आपको इतना भी नहीं पता, सेक्शन 40 में नहीं डिफाइंड है आईपीसी, आईपीसी इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 41, तो घबराना मत, जिस पे श्योरिटी है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आंसर करो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट जॉब, ठीक है, चलो थैंक यू सर। ग्रेट जॉब यार, बहुत बढ़िया। गाइस सीरियसली तुम लोग को मजा नहीं आया? मुझे बताओ यार, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि जब देखो अगर मैं ऐसे डायरेक्टली आपसे क्विज करूंगा ना, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, तो उन क्वेश्चंस में होगा ये कि मैं आपसे क्विज टाइप तो ले सकता हूं, लेकिन जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो आप प्रेशर आपको फील करना चाहिए एक्चुअली फॉर द एग्जामिनेशन, वो आप प्रेशर फील नहीं कर पाओ। तो दैट इज व्हाई आई वुड से कि हर सेशन में कम से कम 1 से 2 से 3 बार ये चीज करो, ताकि मैं आप लोगों से इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकूं। समझ रहे हो? इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप सही आंसर करो गलत आंसर करो, लेकिन ये तो देखो कि तुम्हारा भेजा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक, ये चीज वर्कआउट करेगी। समझ में आया? एग्जैक्टली, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हर तरीके से प्रिपेयर रहो, थरोली प्रिपेयर रहो, तो डरने में, घबराने में, गलत करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हेन आई आस्क यू दैट क्वेश्चन ना, मेरा आई हैव दैट फेस ऑफ एन इंटरव्यूअर, मेरा फेस इंटरव्यूअर वाला है, ये मुझे बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया। इफ यू डोंट स्माइल, इफ यू डोंट laugh, if you have that straight face, you have the face of an interviewer who is sad, who is grumpy and who looks irritated from his life. समझ लो? तो we would do that, ठीक, we would do that, कोई बात नहीं। हाँ, इसको अपन सुधार लेंगे निहारिका, इसको अपन आरजेएस से पहले सुधार लेंगे, पूरा A to Z सुधार, ठीक, चलो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, जो भी समझा, वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आया। लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, ठीक है,
लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के समाप्त करते हैं। यस, सब लोगों ने कॉल पे कनेक्ट नहीं किया, लेकिन सबका कॉन्फिडेंस तो डेवलप हुआ। ठीक, चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से भी शुरू करेंगे, बट ये वाली प्रैक्टिस कोशिश करेंगे कि हर क्लास के एंड में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट इसके लिए स्पेयर कर लें, ताकि आप लोगों का वो जो दिमाग है ना, वो वर्कआउट करता रहे। एंड वी कीप ऑन चेंजिंग द स्टूडेंट्स। ठीक, चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, एंड व्हाट, जय हिंद, एंड स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एक्सरसाइजेस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक, बाय बाय।